हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं प्रतीक जैन आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रोग्रेशन एकेडमी की रैपिड रिवीजन क्लास में। आपको जिस तरीके से ये क्लास पसंद आ रही है उस तरीके से हमें भी क्लास देने में भी मज़ा आ रहा है। अब इस क्रम में हमारी ये जो क्लास है आज 8वें नंबर की क्लास है। इसमें आपने अब तक जो पेपर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो भी आपने देख लिए और कुछ ऐसी बेसिक क्लास भी आपने देख ली। इसमें थोड़े नॉर्मल लेवल क्वेश्चन थे। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप इसी पेपर में देखिएगा। इस पेपर में क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा और अच्छा था, तो बाकी की जो 2 क्लास और बची हुई है उसमें लेवल आपका और अच्छा रहने वाला है। तो आप इनको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, आपको एक बार पूरा तन मन धन से तैयार करना है। अगर आप तैयार कर चुके, इतनी आगे आप ये क्लास देख रहे हैं, अगर यहाँ तक पहुंच चुके तो आपके आगे वाली क्लास भी आपको देखनी है। 2 और क्लास आएगी, उनको भी देखना है। वो आपके लिए बिल्कुल रामबाण वाली क्लास साबित होगी। तो अगर मैथ्स की ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको साइंस की भी इसी तरीके की रैपिड रिवीजन क्लास चाहिए। तब हम आगे कोशिश करेंगे मैथ्स की और जीके की। और जीके में भी आपको किसी भी पार्ट में, मान लो हिस्ट्री वगैरह में भी, मैनेजमेंट में, किसी भी सब्जेक्ट में आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके बताइए। तब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये वाला जो पेपर था ये पॉलिटिकली जो अलग से पेपर हुआ था एक बाद में 6 तारीख को, उसके साथ वाला पेपर है ये। स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 संख्याओं का समांतर माध्य m है, तो उन 20 संख्याओं में से m को घटा दे, x माइनस एम बटा 20 का मान क्या होगा। यानी कि ये बोल रहा है कि 20 संख्याएं कोई भी x1 x2 x3, इनका टोटल x20, इनको टोटल करके जब 20 का भाग देंगे तो जो हमारे पास में माध्य निकलेगा वो आएगा m। ये तो आ गया 20 संख्याओं का माध्य। अब ये बोल रहा है इन सभी संख्याओं में से m को घटा दिया जाए और फिर 20 का भाग दिया जाए तो क्या होगा। यानी कि इसने पूछा है कि सभी संख्याओं में से x1 में से भी हमने m को घटा दिया, प्लस x2 में से भी हमने m को घटा दिया, प्लस x3 में से इसी तरीके से x20 में से भी m को घटा दिया। तो आपके पास में जो घटाने के बाद में फिर 20 का और भाग दिया तब जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, इसका मान आपको निकालना है। तो बस सीधी सी इतनी सी चीज पूछी थी। बस पूछने का तरीका थोड़ा जटिल कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया। इसको देख करके आपको ऐसा लगेगा क्या है, ये सिग्मा मतलब है टोटल, टोटल ऑफ दिस, टोटल ऑफ दिस, जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके 20 तक। यानी कि आई का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये आ गया x1 माइनस एम। आई का मान यहाँ पे 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 1 से लेके 20 तक रखेंगे, आखिर में रखेंगे 20 माइनस एम। बस लिखने का तरीका थोड़ा जटिल कर दिया, बाकी क्वेश्चन वही है, आसानी है। अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब तो इसको सब कर लेंगे। क्या करना है, इसको अलग अलग लिख लो। यहाँ पे वही लिख लो x1 प्लस x2, इस तरीके से x20 तक, ये सब बाहर निकाल लो कॉमन। तो ये तो आ गया ये। और इधर की तरफ क्या बचा आपके, माइनस का m, माइनस का m, माइनस का m। इस तरीके से टोटल कितनी बार m है, ये है हमारे पास 20 पद है तो 20 बार m हो जाएगा। यानी कि इस तरफ क्या बचेगा आपका 20m, माइनस का 20m। अगर नीचे अपोन में जो 20 है इसको भी अगर अलग अलग लिखना चाहें तो यहाँ पे इसके नीचे भी 20 लगा दो और इसके नीचे भी 20 लगा दो। जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो दोनों के नीचे एक कॉमन कर देते हैं, वैसे हमने इसको अलग अलग लिखा। अलग अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये x1 प्लस x2 प्लस x20 तक का अपॉन 20, इसका मान तो हमारे पास पहले से दिया हुआ है और वो क्या है m। तो इसका मान तो हमारे पास में दिया हुआ है, वो तो क्या है m, और इसका मान हमें निकालना है। तो ये 20 से 20 गया, यहाँ पे क्या बचा m, तो m माइनस एम आपके पास बचा है। और m माइनस एम क्या होता है, m से m गया, ये बचा 0। यही हमें ज्ञात करना था इसकी वैल्यू, और ये आ गई 0। अब ये देख लीजिए क्वेश्चन तो चुटकियों में हो गया, लेकिन देखने के तरीका, जब आप इसको पहली बार देख रहे थे थोड़ा जटिल तरीके से दिया हुआ था। यहाँ पे बस लिखने का तरीका था, आपने इसको एक बार खोल करके लिख लिया तो फिर इसके बाद में सब कुछ कट जाएगा और 0 बचेगा। दोबारा देखेंगे कि x1 से लेकर के x20 तक का समांतर माध्य क्या है, m, ये दिया हुआ है। तो कैसे लिखते हैं हम इसको, x1 से लेकर के x20 तक किसको जोड़ा, जोड़ के 20 संख्या है इसलिए 20 का भाग देंगे और इसका माध्य क्या होगा m, ये तो हमें दिया हुआ है। तब हमसे पूछा है कि ये जो सिग्मा ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके 20 एक्स आई माइनस एम अपॉन 20, इसका मान क्या होगा। अब ये असल में क्या है, सिग्मा मतलब इन सबका जोड़, इन सबका जोड़ कैसे, एक्स आई की जगह 1 रखेंगे, x1 माइनस एम बटे 20, पहला पद आ गया ये। फिर आ गया दूसरा पद x2 माइनस एम बटे 20, ये आ गया दूसरा पद। फिर प्लस तीसरा पद, फिर प्लस चौथा पद, ऐसे करते 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 तो पूरे 20 तक पद लेकर के जाने। और 20 तक पद ले जाने के बाद में आपको इसका मान निकालना है। तो इसको हमने इसी तरीके से लिख दिया, लिख करके अलग अलग इसको सेपरेट किया। सेपरेट करने पे ये वाला जो मान है, इसका मान हमारे पास पहले से था m, और ये वाला मान है इसमें 20 से 20 कट गया, आपके पास बचा m, और m से m कट के आखिर में बचेगा 0।
ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट ये बोल रहा है यदि एक असममित श्रेणी का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है तो बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। अब माध्य, माध्यिका, बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, तीनों के अंदर एक ही रिलेशन हमें पता है। बहुलक, बहुलक बराबर, दिख रहा है आपको, ये कलर चेंज कर लेते हैं चाहे, अगर ये दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा, इस पे कलर, ये आंखों में चुभेगा, वही ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 इंटू माध्य। इंग्लिश में इसको अगर लिखें तो बहुलक को जेड लिख देते, जेड बराबर 3 इंटू मीडियन -2 इंटू एक्स बार मीन। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, ये रिलेशन हमारे पास होता है। इसने एक चीज बोला कि बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक है, यानी कि बहुलक माध्य से 12 अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुलक में से माध्य घटा दिए जाए, मोड में से मीन घटा दिया जाए, तो हमारे पास में आएगा 12। बहुलक में से माध्य घटा दिया जाए तो हमारे पास में आएगा 12। ये चीज इसने दी है, ये एक इक्वेशन में दी है कि बहुलक में से 12 घटा दिए, बहुलक में से माध्य घटा दिया जाए तो 12 आएगा। तो इसने बाद में कुछ और पूछा है। अब यहाँ पे इसमें से ये घटा दिया जाए तो 12 आएगा। इसका यूज करते हुए हमें इस इक्वेशन को इसी प्रकार से चेंज करना है कि हमारे पास में जेड माइनस एक्स की वैल्यू आ जाए। तो जेड माइनस एक्स बार आपको निकालना है। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का कुछ इस प्रकार से हम कन्वर्ट करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अगर जेड में से एक्स बार आप इधर भी घटा दो और इधर भी घटा दो तो हमारे पास इसका मान आ जाएगा, जेड में से एक्स बार इधर इधर घटाया तो इधर भी आपके 3m -2x बार माइनस एक्स बार। इस तरीके का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हमने याद किया था, बाकी आपको याद नहीं है तो भी आप अलग अलग करके देख लो। इधर क्या आ जाएगा 3m -3x बार, और इसको आगे लिख सकते हैं 3m -x बार। और इधर ये जेड माइनस एक्स बार की वैल्यू आपको दे रखी है कि बहुलक माध्य से 12 अधिक है, यानी कि माध्य में से बहुलक में से माध्य घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, ये 12 अधिक है। ठीक है, अब आगे इसको और काट देंगे, 3 से 12 को काटेंगे 4 बार जाएगा, तो आपके पास में m माइनस एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी 4। ये तो उससे आ जाएगी जो आपको दिए हुआ है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा क्या है कि बहुलक उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। बहुलक उसकी माध्यिका से, यानी कि जेड उसकी माध्यिका से कितना अधिक होगा। तो आपको जेड माइनस एम अगर निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वही जेड बराबर 3m -2x बार, ये फॉर्मूला होता है। इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो इधर से आपने एक m घटा दिया तो इधर से भी एक m घटा दो, वही 3m, इसमें से भी एक m घटा दो, बाकी 2x बार। ऐसा कैसे लिख दो, 3m में से एक m गया तो ये हो गया 2m -2x बार, और यहाँ पे बचा आपके 2m -x बार, और इधर क्या है जेड माइनस एम। अब ये तो आपसे पूछा गया है जेड माइनस एम क्या होगा, ठीक है, जेड माइनस एम यानी कि बहुलक माइनस माध्यिका ये क्या होगा। लेकिन m माइनस एक्स बार की वैल्यू हमारे पास में पहले आ चुकी, m माइनस एक्स बार की वैल्यू आ चुकी 4। तो बस सीधी सी बात है, यहाँ पे उठा करके रख दो 2 और यहाँ पे रख दो 4, तो ये आ जाएगी 4 दूनी 8, और इसकी वैल्यू आ गई 8, इसकी वैल्यू आ गई 8। अब ये तो हो गया थोड़ा लॉन्ग मेथड। लॉन्ग मेथड कैसे कि हमें कुछ भी नहीं पता था तब हमने इसी बेसिक फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने आगे निकाला। बाकी मैंने आपको 2 स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करवाए थे। वो क्या था, अगर आपसे ये पूछे जाए कि जेड माइनस एक्स बार, वो तो क्या होगा 3m माइनस एक्स बार, एक तो ये फॉर्मूला याद करवाया था, और एक फॉर्मूला ये याद करवाया था कि जेड माइनस एम पूछे जाए वो होगा आपके 2m माइनस एक्स बार। तो ये अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, याद होता तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन था, सीधे वहां से वैल्यू निकाली और यहाँ पे वैल्यू रख दी, बस इतना सा क्वेश्चन। याद नहीं है तो पहले आप फॉर्मूला निकालो, निकाल के इसमें मान रखो और आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीका ही पता हो, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। सबसे पहली प्रायिकता ये है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। टाइम वहां पे बच रहा हो और आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहा हो तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए कम से कम क्वेश्चन आना चाहिए, चाहे बेसिक तरीके से करो, कैसे भी करो, क्वेश्चन करना चाहिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि a प्लस बी का अर्थ ये है, a इंटू बी का अर्थ ये है, इस तरीके का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको करना पड़ेगा और एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। लेंथी क्वेश्चन होता है तो आपको करना ही पड़ेगा कि a प्लस बी का अर्थ क्या है। प्लस का अर्थ है a बी की बहन है, a बहन है b की, ये तो हो गया प्लस का अर्थ। यहां पे लिखते हैं
क्लियरली लिखते हैं भाई। प्लस का अर्थ तो क्या है, प्लस का अर्थ है कि ए बहन है बी की। फिर है इनटू का अर्थ क्या है, इनटू का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है, ये बी की पत्नी हो गई, ये पत्नी हो गई तो ये पति हो गया। फिर आपके पास में डिवाइड का अर्थ क्या है, ए बी का पिता है। डिवाइड का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ये हो गया ए, ये पिता हो गया, ये बी का पिता हो गया, ए बी का पिता है। और माइनस का अर्थ क्या है कि ए बी का भाई है, माइनस का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ये बी का भाई है। ये तो आपको क्वेश्चन में दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसका अर्थ ये है कि टी पी की बेटी है, टी पी की बेटी, ये आपको संबंध निकालना है। तो उसके लिए आपको क्या है, इन चारों सिंबल का यूज करते हुए, रिलेशन का यूज करते हुए आपको ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे ये क्या है। मान लो हम फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कि P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू, इंटू का अर्थ क्या है, पत्नी है, यानी कि P हो गई पत्नी क्यू की। ठीक है, जो पहले वाला है उसको देखना है भाई, P पत्नी है क्यू की। फिर डिवाइड आर, क्यू डिवाइड आर, तो क्यू डिवाइड आर का मतलब हो गया क्यू, ये आर, आर के बारे में भी पता नहीं है आर क्या है। फिर आर माइनस टी, आर प्लस टी, आर प्लस टी, प्लस का अर्थ है बहिन, ये हो गया आर प्लस टी। फिर आर प्लस टी नहीं है, आर प्लस एस, आर प्लस एस। और आखिर में एस माइनस टी, एस माइनस टी, ये हो गया एस माइनस टी। अब आपको ये पता करना है कि टी पी की बेटी है क्या, तो टी पी की बेटी है क्या। अब ये इनके बेटा या बेटी तो है, लेकिन क्लियरली हमें अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये लड़का है ये लड़की है। ये लड़का है ये लड़की है और ये तीनों भाई बहन है, ये भी हमें पता लग गया। पी क्यू पति पत्नी है, मतलब ये दोनों तो माँ बाप हो गए और ये उनके बच्चे हो गए, लेकिन टी क्या है इसमें, बेटा है कि बेटी है, ये हमें जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन आंसर नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन आंसर नहीं है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी तक हमारे पास में आंसर नहीं आया तो इसको नहीं मानना। फिर अगला वाला देखेंगे कि P इंटू क्यू, वही P इंटू क्यू है, तो P तो ये हो गया P इंटू क्यू। फिर उसके बाद में Q डिवाइड R, ये हो गया Q डिवाइड R, इतना तो सेम ही है। अब आगे देखना है R माइनस टी, तो R माइनस टी, तो ये हो गया R माइनस टी। फिर है T प्लस एस, तो T प्लस एस। अब यहां पे देखो टी पी की बेटी है क्या, तो टी पी की बेटी है क्या। अब यहाँ पे इसमें ये चीज डिफाइन हो गई कि ये फीमेल है, बेटी है, ये तो पहले ही पता लग रहा है कि ये तीनों बच्चे हैं, ये मम्मी पापा है और ये उनके बच्चे हैं। तो यहाँ पे ये बेटा है ये बेटी है, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन हमें इसके बारे में पता करना है ये बेटी है क्या। तो ये रिलेशन सही हो गया, इसलिए आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऐसे ही चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है लेकिन आसान होता है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बहुपद के शून्यांकों का योग शून्यांकों के वर्गों के योग के बराबर है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। शून्यांकों का योग क्या होता है, एल्फा प्लस बीटा, ये तो होता है शून्यांकों का योग। ये बोल रहा है शून्यांकों का योग शून्यांकों के वर्गों के योग के बराबर है, ये शून्यांकों के वर्गों का योग हो गया। शून्यांक एल्फा और बीटा होते हैं, एल्फा और बीटा तो क्या हो गया, एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर है। अब इतना सा तो हमें यहाँ पे दे दिया गया क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में दे दिया गया उसको लिख लिया। निम्न में से कौन सा सत्य है, अब ये निकालने के लिए हम इसमें क्वेश्चन से और क्या कर सकते हैं। भाई ये बहुपद दिया हुआ है, इसमें ये तो आपको मान दे दिया गया, अब इससे आप और क्या क्या चीज निकाल सकते हैं। निकाल हम इसमें ये सकते हैं वही शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, ये तो समीकरण दिया हुआ है हमें, अभी तक हमें मान नहीं दिया, ये तो समीकरण दिया हुआ है ये। अब मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, वही शून्यांकों का योग क्या होता है हमारे हिसाब से, क्या होता है, शून्यांकों का योग होता है माइनस का बी बटा ए, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, वो होता है सी बटा ए, और सी बटा ए यहाँ पे सी बटा ए ही है। तो शून्यांकों का योग भी आ गया हमारे पास में और शून्यांकों का गुणनफल भी हमारे पास आ चुका। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ज्यादातर क्वेश्चनों में ये करते हैं कि हम इसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देते हैं। इसका अगर स्क्वायर करेंगे कि एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, इधर तो आ गया वही माइनस बी बटे ए का स्क्वायर, तो ये आ गया बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, इस तरफ तो ये आ गया, तो इस तरफ की तो चिंता छोड़ दो। अब यहाँ पे आपके पास में क्या बचेगा, इधर बचेगा एल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्या बचेगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। मान रख दो सारा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मान तो वही होता है एल्फा प्लस बीटा, और एल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बटा ए,
तो ये तो होता है माइनस का बी बटा ए प्लस 2 अल्फा बीटा यानी कि सी बटा ए बराबर आपके पास में क्या है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। बस इसको सोल्व कर लो, सोल्व करके जो मान निकलेगा वो यहाँ पे इक्वेशन से मैच कर लो। तो कैसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो इनको तो काट दो, यहाँ पे बचेगा सिर्फ ए। यहाँ पे 2 ए है इसलिए एक ए काट दिया। अब यहाँ पे एक ए बचा, इसको ले जाओ ऊपर गुणा। अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर लेंगे। यहाँ पे बचा क्या, माइनस का बी प्लस 2c और ये ए ऊपर जाकर के यहाँ गुणा हो जाएगा, ये ए बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जगह नियम ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा आपके पास में 2c इंटू ए, तो 2ac एक तो ये बचा, और यहाँ माइनस का b इंटू ए, तो ये हो गया माइनस का ए बी बराबर क्या है आपके पास में बी स्क्वायर। तो ये आप ऑप्शन से चेक कर लीजिए इसमें कौन सा है। 2ac आपको एक तरफ रखना है, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो गया 2ac बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी। 2ac बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी, 2ac बराबर बी स्क्वायर प्लस ए बी, ऑप्शन नंबर ए। तो बस आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में है, हर एक शिफ्ट में है। बस आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले जो इक्वेशन आपको दी हुई है उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद में वही शून्यांकों का योग, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दोनों का मान निकालना है। निकाल के बस इसी में ही आपको कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ करके इधर से उधर उठा करके रखना है और आखिर में सोल्व कर देना है। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो भी इसमें पूछा होगा। चलेंगे नेक्स्ट। ये बोल रहा है बहुपद को इससे विभाजित करने पर भागफल ये और शेषफल ये प्राप्त होता है। तो बहुपद क्या है, भागफल ये और शेषफल ये प्राप्त होता है। मान लो कोई बहुपद है, यहाँ पे कुछ भी एक्स वाई जेड कोई बहुपद है, उसको किससे विभाजित किया गया, इससे। आप भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं, ऐसे, इससे तो विभाजित किया गया प्लस एक्स माइनस 1, इससे विभाजित किया गया, तब भागफल तो क्या आया ये, और शेषफल क्या आया यहाँ पे, यहाँ जो शेषफल बचता है वो आया यहाँ पे ये। तो आपसे पूछा गया कि यहाँ पे जो ये था ये क्या है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास यही होता है, वापस इसका रिवर्स कर दो कि ये जो भाजक है, भाजक को इससे गुणा कर दें, डिवाइजर को डिविजल से गुणा कर दे और उसमें रिमेनिंग को जोड़ दें, इसको इससे गुणा करें और इससे जोड़ दें, तो आपके पास में जो मेन संख्या थी वो आ जाएगी। या आप इसको सिंपल फॉर्म में समझो, जैसे कि आपके पास में 7 है, 7 में आपने 2 से भाग दिया, 2 से भाग देने पर 3 बार तो भाग गया और आखिर में बचा 1। तो इससे वापस 7 कैसे प्राप्त होगा कि 2 को जब आप 3 से गुणा कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 1, इससे आपके पास में वापस से 7 प्राप्त हो जाएगा, वो संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये तरीका ही हमें इसमें आजमाना है। करना क्या है कि भाई ये भाजक ये भागफल इन दोनों को गुणा करना है और इसमें 3 जोड़ देना है, तो आपको पता करना है कि बहुपद क्या है। तो भाजक तो क्या है हमारे पास में, अगली शिफ्ट पेज पे करते हैं इसको, ये यहीं कर लेंगे। एक काम करते हैं, अब ये हो जाएगा आसानी से। यहां आप देखिए, एक तो दे रखा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको किससे गुणा करना है, एक्स माइनस 2 से गुणा करना है और उसमें क्या जोड़ देना है आखिर में 3। बस केवल इतना सा करना है और आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था। ये ट्रिक आपको पता है, ट्रिक क्या मतलब, ये तो बिल्कुल बेसिक नॉलेज होती है कि भागफल में आप जिसका भाग दिया है उसको गुणा करो, भाजक को गुणा करो और शेषफल को जोड़ दो, तो आपके पास में वही संख्या वापस प्राप्त हो जाती है। इसको सोल्व कर लेना और आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व कैसे करेंगे, गुणा कर दो, एक्स से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर माइनस 2 से इसको गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस का 2x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 2x और माइनस को 2 से गुणा कर दो माइनस का 2 प्लस 3। बस आगे इसको सोल्व कर लो। माइनस का एक्स क्यूब तो ऐसे कैसे, माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर माइनस का 2x प्लस का x बचा माइनस का x और माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, ये आ गया आंसर। आंसर ही आ गया बस 2 स्टेप में। तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलेंगे नेक्स्ट। अब यहां पे दिया गया है कि ये संख्या पद्धति के बेसिक नियमों का इसमें उपयोग करना है। यहां पे आपको एक
दिया गया है, इसका मान निकालना है। मान निकालना है कि ये अगर 1/27 है तो m माइनस n का मान क्या होगा। अब उसके लिए हमें क्या करना है, बस इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, सिंप्लीफिकेशन करना है। थोड़ा जटिल हो सकता है, ये गलती आप कर सकते हो, इसलिए थोड़ा ध्यान से करेंगे। ध्यान से करने के लिए कैसे, स्टार्ट करते। यहाँ पे 9 की घात n, 3 का स्क्वायर, 3 की घात माइनस n बटा 2 माइनस 2। तो इसको एक एक स्टेप में करने की जगह मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट करके बताऊंगा सबको। एक तो आप 3 की घात में इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। 3 की घात में कैसे, जो 9 है, 9 को क्या लिखा जा सकता है, 3 का स्क्वायर, और 3 के स्क्वायर की घात n है तो उसको लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर की घात n, यानी कि 3 की घात 2n, ऐसा लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे इंटू है, इंटू 3 की घात 2, ऐसा कैसा लिख दिया। फिर आगे इंटू 3 की घात माइनस n बटा 2, ऊपर माइनस का 2, बाहर 2 गुणा में, नीचे 2 भाग में, यहाँ गुणा में, यहाँ भाग में, ये 2 से 2 कट जाएगा। आखिर में क्या बचेगा, 3 की घात माइनस n इंटू माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे सिर्फ बचा 3 की घात n। भाई ये 2 से तो 2 कट जाएगा, ये गुणा में, ये भाग में। फिर आखिर में क्या बचा, माइनस, ये सब तो क्या है गुणा में। फिर यहाँ पे माइनस 27, 27 क्या हो गया, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब और क्यूब की घात n, तो ये लिख दिया ऐसे। फिर उसके बाद में अपॉन में क्या है, 3 की घात 3m इंटू 2 की घात 3, 2 की घात 3 है, 2 अलग ही है, इसको तो अलग से लिख लो 8, बराबर क्या है 1/27। 1/27, 27 का मतलब क्या हो गया, 3 की घात 3। बस ये तो हो गया सबसे जो बेसिक जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया। आगे इसको और सोल्व करेंगे। यहाँ देख लो आधार समान है, आधार सबका 3 है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, घातें जोड़ दो। 3 की घात यहाँ पे 2n है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे n है, तो 3 की घात हो गया 2n प्लस 2 प्लस n। अगर इसको हम और ज़्यादा सिंपल करके लिखें तो सीधे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3n प्लस 2। 3 की घात क्या लिख सकते हैं, 3n प्लस 2, 2n और n 3n, 3n और 2 3n प्लस 2। फिर यहाँ पे माइनस 3 की घात 3n अपॉन 3 की घात 3n इंटू 8 बराबर 1/3 की घात 3। अगर इसको आगे और सोल्व करें तो यहाँ पे आप देखो 3 की घात 3n प्लस 2 और 3 की घात 3n, इसमें से इसको कॉमन निकाल लो, 3 की घात 3n को। तो 3 की घात 3n अगर आप कहाँ पे कॉमन निकाल ले तो अंदर तो क्या बचा यहाँ पे 3 की घात 2, और 3 की घात 2 क्या होता है 9, माइनस यहाँ पे 3 की घात n बाहर जा चुका, अंदर क्या बचा सिर्फ 1, तो यहाँ पे बचा 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अपोन में क्या है, अपोन में क्या है 3 की घात 3n इंटू 8, इंटू 8। हमें एक चीज समझ में आ रही है, 3 की घात 3m, नीचे 3 की घात 3m है, ये 3 की घात 3m। एक चीज हमें समझ में आ रही है कि 9 माइनस 1 क्या होता है 8, तो यहाँ पे 8 से 8 गया, और बराबर में क्या है 1/3 की घात 3। अब यहाँ पे देखो 3 की घात 3n है, यहाँ पे 3 की घात 3m है, अपोन में कोई चीज है, ये ऊपर आकर के इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस, यानी कि इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करना है। बस सिंप्लीफिकेशन के आपको सारे रूल पता होने चाहिए, m की पावर n हो तो क्या होगा, n की पावर m हो तो क्या होगा, अपोन में हो तो क्या होगा, वो सारे हमने सिंप्लीफिकेशन की बेसिक क्लास जो पहली क्लास थी उसके अंदर ये सारे रूल बिल्कुल बेसिक से समझाए थे, वो सारे रूल यहाँ पे काम आ रहे हैं। इस पूरे क्वेश्चन में वो सारे ही रूल काम आ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 की घात 3n पहले से लिखा हुआ है, 3 की घात 3n, और ये ऊपर आकर के क्या हो जाएगा 3 की घात माइनस का 3m बराबर ये क्या है 1/3 की घात 3। इसने पूछा है m माइनस n। अभी इसको आगे और सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, तो 3 की घात 3n माइनस m बराबर क्या है, इसको भी अगर ऊपर की तरफ लिया है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 की घात माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 की घात माइनस 3। अब यहाँ देख लीजिए आप, बराबर के इधर बराबर के इधर आधार समान घाते समान, तो ये चीज आपस में कट जाएगी। आपके पास में क्या बचेगा, 3 की घात 3 से 3 की घात 3 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस m, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 1, सिर्फ ये बचेगा। अब यहाँ देख लीजिए कितना सिंपल हो गया है, n माइनस एम बराबर माइनस का 1 बचेगा, और यहाँ पूछा है m माइनस n, यानी कि इस माइनस के 1 को माइनस से गुणा कर देंगे तो इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे, इधर भी माइनस से गुणा कर देंगे, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। तो इसको अंदर गुणा करेंगे तो n तो हो गया माइनस का, m हो गया प्लस का, तो इसको क्या लिख देंगे m माइनस n बराबर 1। तो m माइनस n का मान क्या आ गया, वो आ गया आपके पास में 1।
अब देख लीजिए, क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा सा जटिल है लेकिन आसान है। जटिल है लेकिन आसान है। जटिल क्या है, आपको इसमें ध्यान से लेना है, एक एक पावर को ध्यान से लिखते हुए चलना है। बाकी आसान यूं है कि अगर आपको इसको करने में आप परफेक्ट हो चुके हैं, आपको पावर में कोई दिक्कत नहीं आती, आपको पता है सारे रूल, कहाँ स्क्वायर होते हैं कहाँ क्यूब होते हैं, तो ये क्वेश्चन करना, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, सीधे से आपको मान निकालना है। यहाँ पे 2 स्टेप में भी आप सीधे मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे 3 की स्क्वायर, 3 की पावर 2n था, तो हम सीधे से लिखते हैं यहाँ पे कि 3 की पावर 2n यहीं पे लिख दिया, फिर +2 यहाँ पे लिख दिया, फिर प्लस n ये लिख दिया। एक चीज तो यहीं सोल्व कर दी। फिर यहाँ पे आपके पास में पता है -3 की पावर 3n यहाँ लिख दिया हमने, सीधे सीधे 3 की पावर 3n। इस हिसाब से एक ही स्टेप में जल्दी जल्दी क्वेश्चन किया जा सकता है। एक स्टेप में करते सीधे आपके पास में ये स्टेप आती, ये स्टेप में कट के आंसर आ जाता। तो ये बस करने के तरीके की बात होती है। बाकी डायरेक्ट करो चाहे बिना डायरेक्ट करो, आपको अगर इसके तरीके पता है, बिल्कुल बेसिक चीज आपको पता है, संख्या पद्धति की जो बेसिक हमारे पास में सर्व समीकरणें थी वो आपको पता है, तो आप इसके क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन के सारे फॉर्मूले इसमें काम आ गए। चलेंगे नेक्स्ट। अभी देखिए, एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा। ये बोल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, 4400। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वही, और इसके आधार की परिधि दे दी 110। आधार की परिधि, अब कोई बेलन है, इसकी आधार की परिधि क्या होगी, बेलन का आधार कैसा होगा, इसका आधार ये जो चीज है, इसको अगर अलग से निकाल के देखें तो ये होता है एक वृत्त, ये होता है वृत्त। और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr। अब इसने क्या दिया कि 2πr का मान तो दिया हुआ है 110, ठीक है, 2πr का मान दिया है 110, तो इससे आप r की वैल्यू निकाल सकते हैं, r की वैल्यू निकाल सकते हैं, वही 110 बटा 2 पाई, पाई मतलब 22/7, ये हो गया। तो 22 पंजे 110 और ये हो गया 7 पंजे 35, 35/2, ये तो हो गई आर की वैल्यू। आर की वैल्यू हमने निकाल ली। अब ये पूछा है यदि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4400 है तो बेलन का आयतन क्या होगा। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4400 दिया हुआ है, तो इसका भी कहीं ना कहीं तो यूज आएगा। यूज कहाँ आएगा, ऊंचाई निकालने के। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh, 2πrh आपको क्या दिया हुआ है 4400। अब 2πrh 4400 दिया हुआ है, तो h की वैल्यू आपको निकालनी है। 2πr की वैल्यू दी हुई है 2πr सीधे सीधे 110, तो 110 इंटू एच बराबर यहाँ पे 4400, तो सीधे सीधे इसको सोल्व कर लो। 0 से 0 गया, 11 से गया, 11 चौक 44 और h बराबर आ गया आपके पास में 40। अब हमारे पास में h का मान है, हमारे पास में r का मान है। r और h का मान यदि है तो बेलन का आयतन निकाला जा सकता है। बेलन का आयतन क्या होता है, वही πr²h, तो पाई r स्क्वायर यही 35/2, 35/2 और h कितना है 40। बस इसको सीधा सोल्व कर लो। 7 पंजे 35, 2 से गया 11 बार, 2 से गया 20 बार, ठीक है। बाकी 11 पंजे 55 इंटू 35 दूनी 70, कर लो इसको सोल्व, आ जाएगा आंसर 7 पंजे 35, 36 38, 3850, 3850 एक जीरो और 38,500, ये आ जाएगा इसका आंसर। तो ये क्वेश्चन तो आपने कर ही लिया होगा, बाकी नहीं किया तो भी आपके अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप इस क्वेश्चन को देख करके कर सकते हैं कि कैसे किया है। सबसे पहले आपको जो जो दिया हुआ है उसका यूज करना है। परिधि 110 दी, परिधि से निकल गई हमारे पास त्रिज्या। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4400 दिया, तो इसमें इस परिधि का पूरा पूरा इस्तेमाल आया, चाहे त्रिज्या का इस्तेमाल करके निकाल लो, चाहे परिधि का पूरा, ऐसे कैसे हमने 110 रख दिया, निकाल के हमने निकाल ली ऊंचाई। ऊंचाई आ गई 40। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन। आयतन के लिए हमारे पास में त्रिज्या है, ऊंचाई है, सीधे सीधे आयतन का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। चलेंगे नेक्स्ट। ये यदि एक खोखला गोला जिसके आंतरिक व बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इनको पिघला करके आधार व्यास के 8 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया जाता है, तो शंकु की ऊंचाई क्या है। दो आकृतियों में आपको कन्वर्जन दिया जाए तो दोनों आकृतियों को अगल बगल में रख करके आप बराबर के इधर इधर रख के आपस में कर सकते हैं, ताकि क्या सारी चीजें आपस में कट जाएगी। खोखला गोला है जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास, खोखला गोला कैसे कि एक गोला है, पूरा गोला जो खोखला है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, ये कोई गोला है। अब इसका बाह्य व्यास अलग है, आंतरिक व्यास अलग है,
तो खोखला गोला जिसका आंतरिक व्यास बाह्य व्यास क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो गई, R1 तो क्या हो गई हमारे पास में 4 और R2 क्या हो गई 2, इन दोनों की आधी, ये 4 हो गई, ये 2 हो गई। फिर हम देखेंगे इसको पिघला करके आधार के व्यास 8 सेंटीमीटर के शंकु का निर्माण किया जाता है। तो शंकु है, शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। शंकु का व्यास दिया है 8, तो शंकु की त्रिज्या हो गई 4 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। कुल मिलाकर के क्या है, इसने इसको पिघला करके यह आकृति बना दी, तो दोनों आकृतियों का आयतन हो गया समान। इसका आयतन बराबर इसका आयतन, सीधे से फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। इसका आयतन कैसे निकालेंगे, गोला है जो कि खोखला गोला है, बाह्य त्रिज्या अलग आंतरिक त्रिज्या अलग, तो हम सीधे से इसका मान निकाल लेंगे। गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई, ठीक है। अंदर रखेंगे R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, ये हो गया खोखले गोले का आयतन। जबकि शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का निर्माण किया है तो शंकु हो गया 1/3 पाई R² H, ये हो गया। तो सीधे से ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे और ये वाली वैल्यू रख दो यहाँ पे, H का मान हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसमें क्या कट सकता है, पाई से पाई कट सकता है, 3 से 3 कट सकता है, बस और कुछ नहीं कट सकता, तो बाकी लिख दो 4। इधर क्या है R1 का क्यूब, R1 क्या है 4, 4 का क्यूब 64, R2 का क्यूब 2, 2 का क्यूब 8। इधर क्या है R², R क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 और H, ये H हमें ज्ञात करनी है। बस अब तो इसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। 4 से 16 को काट दिया 4 बार, इधर क्या बचा 64 में से 8 गए तो 56, और इधर क्या बचा 4H, तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 56/4, तो ये हो गया 4 एकम 4, 4 चौक 16, ऊंचाई हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। आंसर। अब ये क्वेश्चन सब कर सकते हैं, बात है इसको जल्दी करने की। जल्दी करने का तरीका यही है कि आपने देखा कि इस आयतन को पिघला करके ये आयतन बनाया गया, यानी कि दोनों का आयतन समान है, तो इसके आयतन को बराबर रख दो इसके आयतन में, ये आपने जमा दिया। इधर का फॉर्मूला खोखला गोला है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, खोखला गोला बराबर शंकु का आयतन, दोनों का फॉर्मूला जमा है तो पाई से पाई कट जाएगा। इससे कैलकुलेशन आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये नहीं है कि आप पहले इसका अलग निकाल रहे हैं फिर इसका अलग निकाल रहे हैं और फिर एच का मान निकाल रहे हैं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगल बगल में रखा, जो चीजें कट रही है वो पहले काट दो, फिर तो आपके पास में कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है। ये देखो ये कैलकुलेशन काफी ईजी हो गई, तो इस हिसाब से क्वेश्चन जल्दी किए जा सकते हैं। चलेंगे नेक्स्ट, कि एक गोला एक घन में पूर्णतः समाहित हो जाता है। एक गोला है, ये एक घन में, ये एक घन में पूर्णतः समाहित हो जाता है, ये घन में हमने इसको समाहित कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि घन और गोले के आयतनों का अनुपात क्या है, घन और गोले के आयतनों का अनुपात क्या है। तो ये आप यूं मान लीजिए घन की भुजा अगर ए है, घन की भुजा अगर ए है तो गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई, ये पूरी अगर ए है तो गोले की त्रिज्या इसकी आधी, वो आधी क्या हो जाएगी a/2। बस यही संबंध का हमें उपयोग करना है और इसके बाद में इसका आंसर निकाला जा सकता है कि घन की भुजा ए हो गई, गोले की क्या हो गई, गोले की त्रिज्या a/2। इससे आपको निकालना दोनों के आयतनों का अनुपात, और दोनों के आयतनों का अनुपात निकाल सकते हैं। घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, और वो तो होता है a क्यूब। अनुपात गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³, और r क्या है यहाँ पे a/2 इसका क्यूब। बस इसका दिख रहा है, हाँ। तो इसका मान आप निकाल लो और यहाँ पे जो भी रेशियो है वो आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन अगर इसको करें तो इधर तो हो गया a³ अनुपात, इधर यहाँ पे है 4/3 पाई, और यहाँ पे a का क्यूब बटा 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो गया 8। तो यहाँ पे a³ से तो कट गया a³, 4 से कट गया ये 2 बार, 4 दूनी 8, तो ऊपर तो बचा पाई, नीचे बचा 6, 6 इधर जाकर के गुणा कर देंगे अनुपात में। पर आप इस तरीके से भी यहाँ पे 6 6 ऊपर नीचे गुणा करके काट दो, कैसे भी कर दो, या आप 6 सीधे इधर ले जाओ, तो 6 तो गया इधर और पाई रह गया इधर, तो 6:पाई आंसर आ गया, 6:पाई। अब ये क्वेश्चन सिंपल था, बस अगर आपने ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है तो आपके लिए क्वेश्चन काफी सिंपल होगा। दोनों के आयतनों का अनुपात आपको रखना है, रखा, काटा, 1 सेकंड में ही काट दिया और आंसर आ गया, ठीक है। तो देख लो कुछ क्वेश्चन इजी भी आते हैं जो बस आपको सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ वाले इसमें 2-3 क्वेश्चन है। बाकी कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं जो हमने देखे। चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये रहा, निम्न श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब श्रेणी का क्वेश्चन है, अगला पद क्या होगा ये आप सीधे से निकाल लो। इसमें 3 चीजें एक साथ चल रही है, फर्स्ट में एक कुछ इंग्लिश का, लास्ट में इंग्लिश का और बीच में मैथमेटिकल।
ये अगर देखा जाए तो जेड, जेड से गया एक्स, एक्स से गया वी, वी से गया टी, कैसे जा रहा है, जेड में -2 गया एक्स, एक्स वाई जेड, हाँ तो ये -2 -2 -2 इस तरीके से ये तो जा रहा है -2, तो यहां पे तो आ जाएगा अगला जो आएगा वो तो आ जाएगा पी। ऐसे आगे देखें तो ए +3, डी +3, जी +3, ए का मतलब 1, डी का मतलब 4, जी का मतलब 7, जे का मतलब 10, तो सब में 3 3 जुड़ता जा रहा है, तो एम में फिर 3 जुड़ गया, यहां पे भी आ जाएगा आपका पी, तो दोनों तरफ तो आएगा पी। अब यहाँ पे ऑप्शन देखो, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, और ये वाला, ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन अब भी बच रहे हैं, अब आपको देखनी पड़ेगी बीच वाली सीरीज, और बीच वाली सीरीज में क्या है, 1 2 6 21 और 88। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये काफी तेजी से बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे हमें लगता है कि स्क्वायर या क्यूब कुछ हो सकता है। भाई या तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 6, 6 के बाद 21, 21 के बाद में 88। भैया तो स्क्वायर होगा, ये क्यूब होगा, ये गुणा होगा, इसको हम देखते हैं कैसे, कि 1 है, 2 है, 6 है, 21 है, 88 है, लेकिन ये स्क्वायर के आसपास नहीं हो रहा। 2 का स्क्वायर 4, 4 9 16 25, तो ये काफी तेजी से बढ़ गया, स्क्वायर तो नहीं है। क्यूब देखा जाए तो ये क्यूब से काफी छोटे, 1 का क्यूब 1 पर, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, तो ये भी नहीं बैठ रहे, लेकिन यहाँ पे अचानक से जंप आ रहा है। अब यहाँ क्या है, थोड़ी सी इसमें टिपिकल सीरीज पूछी गई थी, इसमें क्या किया गया था, इसमें सीरीज सीरीज ये बोली कि 1 कब आ सकता है, कि 1 गुणा 1 प्लस 1, एक तो चलो आगे 1 से 2 कब आ सकता है, कि 1 में आपने सेम का सेम से गुणा किया और उसमें +1 जोड़ दिया, तो आपके पास आ गया 2, ठीक है। फिर 2 से अगला क्या किया, 2 में आपने सेम से गुणा किया और उसमें जोड़ दिए फिर 2, तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 4, 4 में 2 जोड़ा 6, फिर 6 में आपने फिर सेम से गुणा किया, 3 से गुणा किया और इसमें 3 जोड़ दिया, तो ये आपके पास आ गया 6 18, 18 और 3 21, 21 में फिर 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, 21 चौक 84, 84 और 4 88। मतलब इसने क्या किया कि इनके जो नंबर है उस हिसाब से इनको गुणा करते हुए चल रहे हैं और वही संख्या इसमें जोड़ते हुए चल रहे हैं। जैसे 4 से गुणा किया और 4 जोड़ दिया, 5 से गुणा किया 5 जोड़ दिया, अब यहाँ पे 88 आ गया, तो 88 के बाद में ये जो पांचों पद है ये क्या किया है हमने, 88 आ गया, 88 को वही 5 से गुणा किया और इसमें 5 जोड़ दिया, तो यहाँ पे हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा 440 और +5 इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 445। भाई ये आसान नहीं है सीरीज, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से इसको देख करके पता लगा सके, और आरपीएससी के क्वेश्चन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कुछ डिफिकल्ट देते ही हैं। तो ऐसा तो है कि 2 ऑप्शन तो कट चुके, अगर आपके पास में सीरीज नहीं भी बैठ रही तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क ले सकते हैं जब आपको पता है कि इन दोनों में से एक होगा, कि या तो 440 और या फिर 445। तो इस तरीके से जब 2 में से एक बचना है और 100% सही है कि यहाँ 2 में से एक ही आएगा, तो आप इन क्वेश्चनों में रिस्क ले सकते हैं। अब की बार भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 2 ऑप्शन आपके कट चुके हैं, अब आपको 100% पता है कि ये बाकी के दोनों में से ही है, तो इसमें रिस्क लिया जा सकता है। यहाँ आपकी फिर किस्मत काम करती है कि आपका ये वाला लगाएंगे या ये वाला लगाएंगे, 50-50 चांस है, प्रायिकता यहाँ पे काफी ज्यादा है सही जाने की। ये हो जाएगा 445, ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इतनी आसान सीरीज नहीं है कि आपको देखते ही यहाँ पे समझ में आ जाए, देखते समझ में नहीं आएगी, आपको करने क्वेश्चन आपने काफी अच्छे खासे क्वेश्चन किए होंगे तो आपको ये समझ में आ रही है कि इस तरीके की सीरीज यहाँ पे चल रही है। तो उम्मीद है अब देखो इसमें रीजनिंग का हार्ड आ गया, बाकी मैथ्स के कुछ एक क्वेश्चन थे जो काफी सिंपल थे, कुछ क्वेश्चन थे जो देखने में जटिल थे लेकिन करने में सिंपल थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट आते रहते हैं एग्जाम में। तो ये हमारी आज की एमसीक्यू की जो रैपिड रिवीजन की क्लास है ये हो चुकी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास है उसमें इसी लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, तो आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है।